बौनी बहू की रसोई। अरे आप लोग तो नाश्ते में कुछ भी नहीं ले रहे हो। चलिए ये सब लीजिए। ये सब नाश्ता मेरी बेटी ने आप सभी के लिए ही बनाया है। बहन जी, नाश्ता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए। जब तक आपकी बेटी को देख नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं आने वाला। जहाँ तक लगता है आपकी बेटी भी आपकी तरह ही समझदार और सुंदर होगी, बिल्कुल आपकी कद और काठी की तरह। ये सुनकर माहेश्वरी थोड़ी चुप हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी ईशा को आवाज लगाती है। ईशा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माहेश्वरी की आवाज लगाने पर उसकी बेटी ईशा लंबी सी हील पहनकर सूट सलवार में सभी के सामने आती है। उसकी इतनी छोटी सी हाइट देखकर सुजाता उसे देखते ही रह जाती है। तभी सुजाता का बेटा विवेक उसके कान में कहता है, माँ, आप मेरे लिए लड़की ढूंढने आई हो या फिर मुझे बच्चा अडॉप्ट करवाने आई हो? बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी छोटी काठी की है। ये देख लीजिए, ये मेरी बेटी ईशा है। सभी को प्रणाम करो ईशा। ईशा जैसे ही सुजाता के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, सुजाता अपने पैरों को पीछे कर लेती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, बस करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहन जी, आपने हमें एक बार भी नहीं बताया कि आपकी बेटी इतनी कम हाइट की है। इतनी लंबी हील्स पहनने के बाद भी दिख रही हो। आपकी बेटी का कद कितना छोटा है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कद से क्या फर्क पड़ता है? लड़की के गुण संस्कार अच्छे होने चाहिए। देखो बहन, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा बहुत लंबा है। अगर मैं इतनी छोटी सी बहू अपने घर लेकर आऊंगी तो मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी चलती हुई उसकी बच्ची लगेगी, ना कि पत्नी। यह सुनकर माहेश्वरी का मुंह बंद हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद सुजाता उठती है और अपने बेटे के साथ वहां से जाने लगती है। बहन सुनो तो सही, एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है मैं दहेज में क्या क्या देने वाली हूँ? बहन, दहेज का लालच मत दो। मैं अपने बेटे की शादी किसी भी कीमत पर इतनी छोटी सी हाइट वाली लड़की से नहीं करूंगी। सुजाता ऐसा कहकर अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी ईशा वहीं पर खड़ी हुई रोने लगती है। मैंने आपको कहा था ना, मेरे लिए लड़का मत ढूंढो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखा, फिर से इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। माँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढोगे। मैं आपके पास जिंदगी भर ऐसे ही रह लूंगी। ऐसा कहने के बाद ईशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी महेश्वरी को भी बहुत दुख होता है। कई दिनों तक घर का माहौल ऐसे ही शांत रहता है। एक दिन पंडित माहेश्वरी के घर पर आता है और उससे कहता है, बहन जी, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ये देखो, लड़का पढ़ा लिखा है, उसका खुद का बिजनेस है, परिवार भी अच्छा है। कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। तुम तो जानते हो ना पंडित जी, इससे पहले भी कई सारे रिश्ते टूटे हैं ईशा के। अगर इस बार फिर से कोई रिश्ता टूटा तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। आप भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, और चिंता मत करो, इस बार उसका रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि जुड़कर ही रहेगा, और वो शादी करके अपनी ससुराल विदा हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। पंडित रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद कल्याणी माहेश्वरी के घर आती है और ईशा को देखकर रिश्ता तय करके चली जाती है। कल्याणी को अपने घर के लिए एक समझदार संस्कारी बहू चाहिए थी, जिसके चलते वो ईशा की शादी अपने बेटे रणबीर से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। अपने छोटे छोटे पैरों से ईशा घर के अंदर आती है। जहां उसका पति रणबीर पूरे 6 फुट का था, वहीं बेचारी ईशा 4 फुट की थी, जिसे देखकर उसकी जेठानी कहती है, अरे अरे, ये क्या शादी एक बच्चे से करके आए हो क्या देवर जी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रणबीर के कहने पर प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी नई बौनी बहू से कहती है, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कल्याणी अपनी बौनी बहू को उसका कमरा दिखा देती है, जिसके बाद उस रात वह आराम से अपने अमीर ससुराल में सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, कल्याणी अपनी बौनी बहू से कहती है, देखो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम रसोई में जाओ और हम सभी के लिए अपनी पसंद से कुछ भी बनाकर ले आओ, और सबसे पहले मीठा बनाना कुछ।
यह सुनकर ईशा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रसोई में जाती है। वह अपनी पहली रसोई की रस्म को करने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से वह स्लिप पर रखी हुई गैस तक सही से पहुंच नहीं पाती है। अरे ये क्या, ये गैस तो बहुत ऊंची है, अब मैं क्या करूं? कोने में ईशा को एक बाल्टी नजर आती है। वह उस बाल्टी को उल्टा करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह गैस पर एक पतीले में दूध चढ़ा देती है खीर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वह गैस पर खाना बनाना शुरू करती है। छोटी हाइट होने की वजह से उसे कई चीजों में दिक्कत पड़ती है, जैसे अलमारी से सामान निकालना और ऊंचाई पर रखी हुई गैस पर रखी हुई खीर को ध्यान से देख पाना। काश कि मेरी हाइट लंबी होती तो मुझे इतनी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। ईशा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गैस पर रखा हुआ दूध उबल कर बाहर निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिक्सी से सारा पेस्ट बाहर निकलने लगता है। इधर ईशा दूध की गैस को बंद करती है तो उधर से उसे मिक्सी बंद करने की चिंता लगी रहती है। इस प्रकार वह अपनी छोटी हाइट से रसोई में कुछ भी नहीं बना पाती। कुछ ही देर में वहां उसकी जेठानी आ जाती है। अरे रे, तुमने तो पूरी रसोई में तहलका मचा दिया। भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? पूरी रसोई में पता नहीं क्या सोचकर माँ जी ने तुम्हें इस घर के अंदर अपनी बहू बनाकर ले आई थी। तुम तो किसी काम की नहीं हो। प्रियंका उसे जली कटी बातें सुनाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कल्याणी आती है और प्रियंका को डांटते हुए कहती है, प्रियंका, किसने कहा तुम्हें ईशा को ये सब कहने के लिए? अरे उसकी हाइट छोटी है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। भगवान ने तुम्हें परफेक्ट बनाया है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंदर उतने संस्कार और बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। खैर, तुम्हें मैं क्या ही कहूँ। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ अपने आप संभाल लूंगी। कल्याणी इस तरह प्रियंका को वहां से भेज देती है। इसके बाद वह रसोई में अपनी बौनी बहू को रोते हुए देखती है। रोने से कभी कुछ नहीं होता। आज तुम्हें ये अलमारी खोलने में दिक्कत हो रही है, गैस पर रखी हुई सब्जी को चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब नहीं होगी। और फिर तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें मेरे होते हुए इस घर में कोई परेशानी मैं होने नहीं दूंगी। कल्याणी ऐसा कहकर गैस को स्लेब से ऊपर से नीचे रख देती है और ईशा को जरूरत का सारा सामान उतार कर उसके पास दे देती है। और अपनी सास का इतना प्यार देखकर ईशा को बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी खुशी सबके लिए खीर, पूरी, पनीर और भी काफी कुछ बनाती है। सब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी बौनी बहू को नेक भी देते हैं। बहुत अच्छा बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसी के चलते ये सोने की अंगूठी मैं तुम्हें देती हूँ। इसे शगुन समझकर अपने पास रख लो। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला। मुझे ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। खाना सच में बहुत लाजवाब बना है। मेरी पत्नी छोटी है तो क्या हुआ, हर टैलेंट उसके अंदर है। देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता बेटा, बहू को शगुन भी देना होता है। कल्याणी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद रणबीर अपनी तरफ से ईशा को गिफ्ट देता है। इस तरह से ईशा की अपने ससुराल में रस्में पूरी होती हैं और वह उस दिन के बाद से सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये लावण्या बेटा कहाँ रह गई है? अभी तक घर नहीं आई। अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई है, आने में लेट हो जाएगी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है। चल श्रुति, मैं चलती हूँ। आराम से लावण्या, तूने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। डोंट वरी बेबी, आई एम ओके। लावण्या नशे की हालत में गाड़ी चलाने लगती है। नशे में होने की वजह से लावण्या को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। लावण्या घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ी होती है कि तभी वहां एक अनुराग नाम का लड़का निकलता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें तो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कोई मदद करो मेरी। अनुराग जल्दी से लावण्या को अस्पताल लेकर जाता है, जहां ट्रीटमेंट के 4 घंटे बाद लावण्या को होश आता है। लावण्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आई? बेटा, तुम्हें यह अनुराग हॉस्पिटल लेकर आया था। अगर अनुराग तुम्हें सही समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। आप लोग ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ।
लावण्या 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही एडमिट होती है। इस 1 हफ्ते लगातार अनुराग लावण्या से रोज मिलने आया करता था। अनुराग दिखने में काफी हैंडसम होता है, जिस कारण लावण्या अनुराग से धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है। देखो अनुराग, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। तुम मुझे काफी पसंद हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी तरह अमीर परिवार से नहीं हूं, बल्कि एक गरीब परिवार से हूं। मैं और बाबूजी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो पूछा है तुम बस उसका जवाब दो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? अनुराग भी कहीं ना कहीं मन ही मन लावण्या को मन पसंद करने लगा था, जिसके चलते वो ना नहीं कर पाता। लावण्या के माता पिता को भी अनुराग काफी पसंद होता है, जिसके चलते दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हो जाती है। बहू, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। क्या ये आप लोगों का घर है? इस झोपड़ी को कोई अपना घर कैसे कह सकता है? ये झोपड़ी तो मेरे घर के बाथरूम से भी छोटी है। इसका तो दरवाजा भी टूटा हुआ है और देखो छत से कैसे धूप घर के अंदर आ रही है। लावण्या, तुम फिक्र मत करो, ये सब हम धीरे धीरे ठीक करवा देंगे। तुम अंदर तो आओ, या बाहर खड़े खड़े ही बातें करोगी? ये सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत कौन है? इसके बारे में तो अनुराग ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है। बड़े भैया की मृत्यु के बाद भाभी और मेरी भांजी कोमल हमारे साथ ही रहती है। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। लावण्या मुंह बनाते हुए गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही शादी का दिन बीत जाता है। अरे लावण्या, तुम उठ गई? देखो आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पोहा और चाय बनाई है। ऐसे नाश्ते को तो मेरे घर के कुत्ते भी रिजेक्ट कर देंगे। इतना कहकर लावण्या रम्या के दिए हुए नाश्ते को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल फूड खाती हूँ, ना कि ये सब। लावण्या, क्या यही तमीज है तुम्हारे अंदर? एक तो इस गरीब घर में शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। इतना कहकर लावण्या वहां से चली जाती है। भाभी, मैं लावण्या की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, लावण्या को अभी इन सब चीजों में ढलने के लिए समय लगेगा। आप जाइए, नाश्ता कर लीजिए, मैं ये सब साफ कर दूंगी। लावण्या के ससुराल वाले दिल से बहुत अच्छे होते हैं, जिसके चलते वो लावण्या की सारी बदतमीजी को सहते हैं। लावण्या ना ही तो घर में किसी से तमीज से बात करती और ना ही कोई काम। ऐसे ही एक दिन गुजरते हैं। वाह यार, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कितने दिनों के बाद मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ। चाची चाची, मुझे भी पिज्जा दो ना, मुझे भी पिज्जा खाना है। बढ़िया आई पिज्जा खाने वाली, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर लावण्या कोमल को धक्का दे देती है, जिससे कोमल गिर जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ कोमल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने चाची से पिज्जा मांगा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। लावण्या, अगर आपको पिज्जा नहीं देना था तो मना कर देती, लेकिन धक्का देने की क्या जरूरत है? पहले तो अपने पति को खा गई, अब मेरे पति के पीछे पड़ी हैं और उनके पैसे पर ऐश कर रही हैं। और तो और तेरी बेटी को मैं अपने पैसों का पिज्जा दूं? जुबान संभाल के बात करो लावण्या बहू। हमने आज तक रम्या बहू से इस तरह से बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह से बात करने की? जैसी जिसकी औकात है उससे उसी औकात में बात करना चाहिए, समझिए आप? लावण्या की बात सुन रम्या अपने आंसू नहीं पोंछती और कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दिन पर दिन लावण्या की बढ़ती बदतमीजी से उसके ससुराल वालों को काफी परेशानी होने लगी थी, लेकिन वो सब बर्दाश्त करते हैं। आज तो हमें लावण्या देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हमारी बिटिया अपने ससुराल में क्या कर रही है। बस करो लावण्या, अब तो तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। भला अपने ससुर जी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? इन्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे की कमाई खाते हुए? सारी जिम्मेदारी क्या मेरा पति संभालेगा? भूलिए मत, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप सभी को पाल सकती हूँ। लावण्या के माँ बाप दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बातें सुन लेते हैं और बिना किसी से कुछ कहे वहां से वापस लौट जाते हैं। किस मुंह से हम समधन समधी जी के सामने जाएंगे? हमारी बेटी ने तो अपने ससुराल में हमारी नाक कटवा दी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद हमारी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दो। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो घमंड कैसे दिखाएगी?
माला के कहने पर वैभव लावण्या के सारे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद अब लावण्या के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, जिससे लावण्या और बदतमीजी करने लगती है और एक दिन अपना सारा सामान पैक कर अपना ससुराल छोड़कर मायके में आ जाती है। माँ, पापा, देखो मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। तुम्हारा घर वो है जिसे तुम छोड़ कर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने इतने अच्छे ससुराल वालों के साथ ये सब करते हुए? अगर उनकी जगह कोई और होता तो कब का तुम्हें धक्के मारकर निकाल देता। भूलो मत, अगर अनुराग ना होता तो आज हमारे बीच नहीं होती। बेटा जा, चली जा और अपने ससुराल वालों से माफी मांग। कहीं देरी ना हो जाए, ऐसे ससुराल वाले बड़े नसीबों से मिलते हैं। माँ, पापा, आज आप दोनों की वजह से मुझे एहसास हो गया कि जो मैंने अपने ससुराल वालों के साथ किया वो बहुत बहुत गलत था। मैं जा रही हूं उनके पास, शायद वो लोग मुझे माफ कर दें। लावण्या जल्दी से अपना सामान उठाती है और अपने ससुराल पहुंचती है। जा अनुराग बेटा, बहू को ले आ, अभी वो गुस्से में है। तू जाएगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। दादी, अब चाची क्या कभी दोबारा नहीं आएंगी? नहीं बेटा, चाची जरूर आएंगी। माँ जी, भाभी, अनुराग, पिताजी, आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आप लोग सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं। पैसों के घमंड में चूर थी मैं सारे रिश्ते नाते भूल गई थी। मैंने जो किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाहू, रोना बंद करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। इतना कहकर अनुराधा रम्या लावण्या को गले लगा लेती है, जिसके बाद अब लावण्या और रम्या मिलकर दोनों एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू करती हैं, जिससे उनके घर की स्थिति भी ठीक होने लगती है और लावण्या भी अब पूरी तरह से सुधर जाती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहती है।